अच्छा, तो जो सवाल दिया था उसमें आप कह रहे हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क है। अच्छा, वो जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क है उसका फैक्टर क्या है, किस वजह से आप कह रहे हैं? वेरी गुड। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सिग्निफिकेंट सेल्स हो रही है आपकी कैश में हो रही है वीकेंड्स के ऊपर, और फिर वो जाहिर सी बात है खुला कैश मौजूद होता है और वो डिपॉजिट नहीं होता, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। वेरी गुड यार। दूसरा, वेरी गुड। और सही है। तो हम कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये बता रही है, जिन्होंने हाईलाइट किया, इंटरनल ऑडिट का मतलब ये कंपनी ने अपने ही लोग रखे हुए होते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है जो कि ये मेक श्योर कर रहा होता है कि कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो वो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गए थे 2 आउटलेट्स, और उन्होंने किया ये कि एक्सपायर्ड इन्वेंट्री रखी हुई थी। तो इस बात का ये अंदेशा है कि हो सकता है कि एक्सपायर्ड इन्वेंट्री यूज हुई हो, उसकी वजह से आपके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं। ऐसा ही है ना? चलें जी, वेरी गुड, पेनल्टी हो सकती है। तो कुल मिला के आपने ये रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, मिस एप्रोप्रिएशन का, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का, एनआरवी का, और कोई? ओके, वेरी गुड। आए जी, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ और? अंडर स्टेटमेंट, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स वगैरह इंक्रीज हुए हैं और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं तो रिस्क है अंडर स्टेटमेंट का, क्योंकि हमें एक फैक्ट पता लग चुका है कि मार्केट में इसके प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। वेरी गुड। तो हमने कहा से खाली आए देखें, इसको चेक कर लेते हैं एक नज़र। सिंस एनएफ, अच्छा मुझे देखो अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि आपने अपना आइडिया बताना है कि आपने किस हद तक आइडिया को मैच किया। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इंग्लिश, आई एम कंसर्न्ड अबाउट आइडिया। इधर देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन, ये उन्होंने बताया, तुम सबने किया था। बेहतरीन यार। सिंस NFL imports ingredients, there is a risk that there might not be a proper recording of foreign exchange gain। और अब इसको कहने के 10,000 तरीके हैं यार। आप बोलेंगे there is a risk of using incorrect exchange rate, तो बिल्कुल, तो might result in incorrect valuation of inventory or payable। Very good। There is also a risk that inventory might be translated using incorrect। तो इसके कहने के तरीके में और आपके कहने के तरीके में फ़र्क हो, बट मतलब दोनों का क्या है? सेम है। तो हम कहेंगे कि भाई ये पूरी क्लास ने सही किया, ये डन है। हम देखते हैं फिर किस पे क्या काम करना है ना। चलें, हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया। कैश कलेक्शन, वो कह रहा है भाई मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्शन इज इन कैश विच इज हेल्ड एट एन आउटलेट फॉर अप टू 2 days। ये सवाल से उठाया आपने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन इन कैश, ये भी लिखा था, सब ने लिखा था। वेरी गुड भाई। हमने कहा चलें इस पे भी सर मार्क कर लेते हैं कि ये हिसाब किताब भी सही है। यहाँ पे सवाल आया सर इसमें फॉरेन करेंसी का रिस्क क्यों आएगा? हम तो 30 जून का देख रहे हैं, रिस्क तो नेक्स्ट ईयर का है ना। है आप यूजुअली बाय करते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, तो आपने जो पूरा साल किया होगा उस पर रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। सही है जी। मानिया कह रही है 2 दिनों का कैसे पता लगा? आए जी, सवाल में ढूंढे। तो वीकेंड मेरे हिसाब से कराची में 2 दिनों का होता है, अनलेस कि आपकी छुट्टी कुछ और हो। सही है। तो कहने का मतलब ये कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वीकेंड इज ऑफ 2 days, अनलेस के सवाल में कुछ और बता दे। सही है भाई, वीकेंड्स। ये अच्छा सवाल था वैसे। हाँ जी, नहीं बोले ऑल द कैश कलेक्शन ऑन वीकेंड इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे। बाकी तो जैसे दिन में होता होगा जमा करा देता होगा ना, तो उसके लिए कुछ बोला नहीं है तो हम उस पर साइलेंट हैं। पर जो मुसीबत वीकेंड की हो रही है ना, हमें उस पर देखो। अब तुम एक बात बताओ जरा, मुझे सोच के बताना, अगर तुम्हें कैश का ऑडिट करना है, सही है, तो तुम्हारा फोकस चोरी का पता है कहाँ होना चाहिए? वीकेंड्स वाले पे। यू शुड ऑल्सो बी कंसर्न्ड अबाउट अदर डेज, पर आपका फोकस कहाँ होगा? क्योंकि आपका रिस्क वहां पे ज्यादा है। तो कहने का, समझाने का मतलब ये कि आप टारगेट पे पहुंच जाते हैं जब आप रिस्क असेस करते हैं। तो आपको पता है वीकेंड्स पे ये भंड है मेजर। तो ऐसी बात है, छुट्टी होगी, खाने पीने आएंगे बीवी बच्चों को लेके, तो वही है। सही है।
अच्छा भाई सर इंपोर्ट बैन है उसकी वजह से रिस्क नहीं होगा। देखो इंपोर्ट अगर बैन है तो उसने मेरे ख्याल से बोला गोइंग कंसर्न नहीं लिखे हैं। उसको पता था सारी चौरंगियां एक ही तरफ ले आएंगी, गोइंग कंसर्न उसने बोला इसको हटा के बताओ ये मुझे पता है, क्योंकि तुमने बोला वो इंपोर्ट बंद तो बिजनेस बंद, तो सबको पता है कि कौन सा रिस्क है, गोइंग कंसर्न का। उसने बोला ये मुझे पता है, इसमें होशियारी नहीं करें, बाकी बताएं। सही है। अच्छा सुदेश वापस लिख रहे हैं सर इसमें फॉरेन करेंसी का रिस्क क्यों आएगा, हम 30 जून का देख रहे हैं। भाई मैं फिर ये कह रहा हूं कि इंपोर्ट वो रेगुलरली करता है, उस वजह से रिस्क आ रहा है। अच्छा इंपोर्ट बैन की वजह से रेवेन्यू का रिस्क नहीं है। भाई रेवेन्यू का रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि इंपोर्ट इंग्रेडिएंट्स का हो रहा है, रेवेन्यू का इससे कोई ताल्लुक, हाँ कॉम्पिटिटर की वजह से हो सकता है। क्या इसमें कॉम्पिटिटर इन हो रहे हैं इस सवाल में? कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो कॉम्पिटिटर नहीं है तो नहीं होगा। तो हर चीज का हालात वाकयात पे डिपेंड करता है। अच्छा दुआ कह रही है कि सर रेशियो से पता चल जाएगा कि इतने दिन ज्यादा कैश होल्ड करते हैं। देखो कैश का तो कोई रेशियो नहीं है। आप तसव्वुर करें आपने कोई FAR 1 में कैश का रेशियो निकालना सीखा है? हाँ आपने लिक्विडिटी पोजीशन देखी है, करंट एसेट्स वाली करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो वो अलग जगह है, पर रेशियो से कैश पोजीशन का नहीं पता लगता। वो तो आपने जब इंक्वायरी की आपने देखा तब पता लगा। मैंने आपको ARTD की क्या एग्जांपल दी थी, शायद वाली, ऐसा ही है ना। अब आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो वीकेंड है, उसका कैश कहाँ है वो नहीं बताऊंगा। सही है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, कि तुम लोग तो खैर सही हो, बाकी कोई और सुन ले यूट्यूब पे बोले तो भाई वो नाके पे खड़ा हो जाए, कोने पे 2-3 बंदे, शायद बेचारा किताबें लेके जा रहा है, उसको जगह लिया कि भाई पैसे हैं तेरे पास। 2 बार लेके गया है, ये बैग देख रहा है कितनी बार लेके गया। चलें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एक दफा रिवाइज करा दे। भाई वापस से मानिया कह रही है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश रिवाइज करा दें। सर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का मतलब होता है कैश का चोरी होने का खदशा, और वो चोरी कब हो सकता है, जब खुला मौजूद हो। ऐसा ही है, यानी आपने अज्यूम करें कि आप ARTD में हम कैश जमा करा रहे हैं बच्चे, और वहाँ पे जो पैसे हैं ना वहाँ पे ऐसी बाल्टी में फेंके जा रहे हैं, तो बाल्टी में हम भी हाथ डाल रहे हैं आप भी हाथ डाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क। वो क्यों? क्योंकि वो खुला मौजूद है, एक्सपोज टू फ्रॉड है, एक्सपोज टू रिस्क है। क्लियर है? चलें जी, वो कह रहा है मैं बाल्टी ले जाऊंगा। सही है भाई, चोर खानदान से इधर मतलब अंडर स्टेटेड कैश नहीं, गलत, ओवर स्टेटेड कैश। ओवर स्टेटेड कैश का मतलब है आपकी किताबों में ज्यादा होगा जबकि फिजिकली मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो गायब होगा, क्योंकि वो चोरी हो चुका है, आपको पता नहीं है, तो ये आपका रिस्क है। अच्छा भाई अब वापस से सर इंपोर्ट बैन तो नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसको भी बताना होगा ना, अगर रिक्वायरमेंट में मना ना हो तो। देखो इंपोर्ट अगर बैन नेक्स्ट ईयर होगा तो आपको रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ होता तो आपको गोइंग कंसर्न की बात करनी होती, पर इस केस में उसने खुद मना किया कि गोइंग कंसर्न की पंचायत मुझसे नहीं करना। सही है जी। एक और सवाल सर, इसमें लिखा है कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन NFL's मोस्ट सेलिंग आइटम्स टू रेवेन्यू में, तो फर्क पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं अगर फॉर एग्जांपल अभी बंद हो गया या बंद होगा, तो मैं तो ये मुसीबत कह रहा हूं कि ऑडिट तो इस साल का कर रहे हो ना, अगले साल का ऑडिट अभी शुरू। ये सारे जो मसले हैं ये आपके किस तरफ जा रहे हैं, गोइंग कंसर्न की तरफ। वो कह रहा है मुझे ये बात पता है, मैं 5वीं बार कह रहा हूं, वो कह रहा है मुझे बात पता है और मुझे भी पता है, मुझे क्यों बता रहे हो बार बार कि गोइंग कंसर्न का मसला है पर मुझे सुनना नहीं है, तो क्यों बता रहे हो 5 बार। इधर शाह फैसल कह रहे हैं कि हमने बुक्स के हिसाब से देखा है, मतलब बुक्स में कैश ज्यादा है पर फिजिकल में कम, तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैश। बिल्कुल ऐसा है भाई, आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने ARTD में पैसे दिए, एंट्री बन रही है कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट, काउंट करने बैठे तो हम बोलेंगे तुम्हारे डेबिट्स कितने हैं, उसने बोला सर 1 मिलियन, मौजूद कितने हैं 5 लाख रुपए, क्या हो गया, चोरी हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन। तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैश है। क्लियर है? सही है भाई। चलें जी आगे के देख लें, 2 बातों पे एग्री हो? चलें जी आगे आ जाएं। हमने कहा इन्वेंट्री, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ NFL might not be used because of its perishable nature and decline in demand. Therefore, there is a risk that the inventory may not be recorded at lower of cost. और भैया ना आप लोगों ने NRV का रिस्क निकाला था, वेरी गुड। अब इसके फैक्टर्स लिखे हैं, इसने लिंक किया, उसने बोला भाई यहाँ मसला हो सकता है। The expired inventory is also not properly identified at some of the outlets. Therefore, there is a risk that inventory may not be, क्योंकि भाई एक्सपायर्ड तो फिर NRV नहीं होगा ना, तो राइट ऑफ होगी। तो अगर आपने NRV की तरफ इशारा दे के भी रख दिया तो भी आपको मार्क्स पूरे हैं,
तो ये कितने लोगों ने सही किया था जी? वेरी गुड। रिस्क ऑफ पेनल्टी अगर मर्ज कर सकते हो तो बातें तो दोनों की ना, तो दोनों आ गए, कोई मसला नहीं है। तो हमने कहा भाई इसके भी नंबर पूरे, चलें जी ओके। अच्छा राइट ऑफ का पिक कैसे करना है, अच्छा बता देता हूं। देखो राइट ऑफ का एक तो होता है कि एनआरवी लॉस, यानी इन्वेंट्री पूरी खराब नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है, तो वो कौन सा लॉस हो गया? अब एक इन्वेंट्री एक्सपायर्ड है, वो बिकने के काबिल, कोई उसको ऑल्टरनेटिव यूज भी नहीं है, तो आपको उसको फेंकना होगा, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? राइट ऑफ। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनआरवी लॉस एंड राइट ऑफ। एनआरवी लॉस के चक्कर में आपकी इन्वेंट्री आपकी बुक्स में तो रहती है, पर वो किसी न किसी कीमत पे बिकती है। राइट ऑफ के चक्कर में आपकी ₹1 की भी इन्वेंट्री नहीं बिकती। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सही है। सैयद सैफुर रहमान कह रहे हैं सर इन्वेंट्री के लिए अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस और इलनेस टू कस्टमर लिखा था, सही है, बिल्कुल सही लिखा है। इलनेस टू कस्टमर के साथ साथ आपने ये भी लिखना है कि वो केस करेगा, सही है ना। तो वो अनडिस्क्लोज कंटिजेंसीज भी और पेनल्टी का दोनों का रिस्क है। आए देखते हैं आगे लिखा है नहीं लिखा आपने। Since proper control are not being followed at two different outlets, there is a risk that fines might be imposed by the government authority on inspection. यानी इंस्पेक्शन होगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या लगा दे? फाइन। तुम लोगों ने क्या ये चीज देखी थी? ओके अच्छा भाई, अब हमने कहा इसके आगे आ जाए। हमने कहा there is a risk that provision might not be recorded for the possible fines or litigation or disclosed इन कंटीजेंसीज, ऐसा ही है। चलें जी ये हो गया। अब इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स, ये कितने लोगों ने लिखा है? अच्छा आपको ये तो पता है ना कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए तो आपका शक तो ये होगा ना कि हो सकता है कि उसने ऊपर गए हुए इंटरेस्ट रेट को सही तरीके से अकाउंट फॉर, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे यकीन है, मैं कह रहा हूं मुझे शक है। चलें जी, जहांगीर रियासत कह रहे हैं लिटिगेशन समझा दें सर, इसका क्या मतलब है? लिटिगेशन का मतलब है केस। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि भाई अगर आप किसी दुकान पे खाना खाने गए और आप उसका खाना खा के बीमार हो गए, आपको पता है कि उसने एक्सपायर्ड चीज़ आपको खिलाई है, तो या तो आप उसको कुत्ते की तरह मारेंगे, या तो अगर इंसान के बच्चे हुए तो केस करेंगे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसान के बच्चों की। वो क्या करेगा? केस करेगा। तो ये वाली बात है, क्लियर है। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ढाबे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना, सही है। ओके इधर सुनना। इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स, NFL has obtained interest based loans due to the increasing interest rate. There is a risk that NFL may be in breach of covenants. देखो मैंने तो आपको ये पत्थर की लकीर कहा था कि डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का रिस्क है। अब आप बोलेंगे सही तो गोइंग कंसर्न, नहीं, गोइंग कंसर्न अलग है। मैं कह रहा हूं डेट कोवेनेंट का ब्रीच तो बताऊंगा ना, हो सकता है कि डेट कोवेनेंट ब्रीच हो गए हो, और अगर डेट कोवेनेंट ब्रीच हो गए होंगे तो अल्टीमेटली मुझे पता है गोइंग कंसर्न के रिस्क पर मैं उसका तस्करा नहीं कर रहा क्योंकि उसने मना किया। आगे there is also a risk that interest accrual may not be properly recorded due to adverse operational and economic condition. There is a risk that management may fraudulently misstate the financial statement. चलो ये तो एक जेनरिक रिस्क है, ये नहीं भी लिखो तो इसमें कोई भी पंगे वाली बात नहीं है, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, ये जेनरिक है, ये बहुत जनरल है कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है तो कोई फ्रॉडुलेंटली रिपोर्ट करेगा रेवेन्यू ताकि उसके प्रॉफिट अच्छे दिखें। ये तो हर कंपनी में मौजूद है ना, तो स्पेसिफिकली आपको लिखने की नीड नहीं है। अच्छा सर ये पॉइंट समझ आए कि डेट कोवेनेंट के ब्रीच होने से इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज होगा? नहीं भाई उल्टा कह रही हो ना, बोले डेट कोवेनेंट से ब्रीच होने से इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज होगा? नहीं, हम कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कवर रेशियो हो सकता है क्या हो जाए? अच्छा इंटरेस्ट कवर रेशियो ब्रीच कैसे होगा? क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट अपनी जगह है, तो आपका वो रेशियो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो हो सकता है इससे आपका डेट कोवेनेंट ब्रीच हो जाए। मानिया क्लियर है? उल्टा कह रही हो ना। ओके जी आगे। सर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 30%, देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। नहीं, ये कह रहे हैं प्रॉफिट 30% से गिर गया तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ, नहीं, डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का रिस्क तब होगा जब डेट होगा और उसके रेलेवेंट रेशियो क्या होंगे? ब्रीच होंगे, तो रेलेवेंट रेशियो पे होगा। ऐसे तो तुम किसी भी कंपनी में देखो प्रॉफिट गिर गया बोले डेट कोवेनेंट ब्रीच है, ऐसा तो नहीं है ना यार। रेलेवेंट चीज होगी तो रेलेवेंट एप्लीकेशन होगी। क्लैरिटी है? चलें जी ऑनलाइन में जल्दी से एक साथ बता दो, जल्दी से सारे बच्चे। क्लियर है? ओके चलें। अब
इस तरीके से ये हमने जो लिखा, इसके मार्क्स थे कुल मिला के 10। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने आप से ऑनेस्टी के साथ ये बताओ कितने नंबर लेके आए? 7-8। कुछ याद किया है? समझा है? लिख रहे हो? ये ऑडिट है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर निकलेंगे, और आगे जितने भी क्रैमिंग वाले टॉपिक्स है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ उसमें जुगाड़ ऐसे सिखाऊंगा, पर तुम लोग उसमें ये नहीं हो जाना कि जुगाड़ के चक्कर में कुछ याद ही नहीं करो। मैं तुम्हें रिकमेंड भी करूंगा कि यार ये चीज़ें रीड कर लो, अंग्रेजी बिठा लो, क्योंकि तुम लोगों की अंग्रेजी वो अप टू द मार्क इसलिए नहीं है क्योंकि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो, पर मैं तुम्हें गाइड करूंगा। जहां भूल गए वहां ड्राफ्टिंग काम आएगी। इसमें तो ड्राफ्टिंग ही ड्राफ्टिंग है, तो क्या पिक कर पा रहे हो? तो हालांकि लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है, कोई मैंने तुम्हें वो नहीं पुराना सवाल करा देते कि भाई चलो भाई हो गया, नया सवाल है 2022। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बच्चों ने कहा कि भाईजान, अच्छा ये कह रहे हैं सर पॉइंट्स मैच हो रहे हैं मगर इंग्लिश मैच नहीं हो रही। मैंने क्या कहा था आपको? इंग्लिश मैटर करती है या आइडिया मैटर करता है? आइडिया। आपने आइडिया में अगर सेम बात कही है तो इंग्लिश मैटर नहीं करती। सर इंग्लिश वीक हो तो सर्वाइव करने का तरीका क्या है? यार देखो, इंग्लिश का मतलब ये तो भाई, ये जैसे आप नॉर्मल चीज़ लिखते हैं कि सिंस द कॉम्पिटिशन हैज अराइव्ड देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसमें कोई इंग्लिश की क्लास लेने की तो नीड नहीं है ना। ये बेसिक है जो कि तुम अगर कैफ 8 तक पहुंच गए हो तो ये एक्सपेक्टेशन है कि इतना सा लिख सकते हो, बस ये एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ, जानिए, 1 मिनट रुकिएगा। सर एक फूड इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाले के कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो इम्पेयर्ड हो सकते हैं? अच्छा भाई, मानिए पूछ रही है एक फूड इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है तो उसके ऐसे कौन से एसेट्स होंगे? फूड इंडस्ट्री में पहले ये बता दो कौन सी कंपनी है। एग्जांपल दे रहा हूँ। अब फूड में भी मल्टीपल, एक तो फूड चेन होगी जैसे कबाबजीज हो गया, एक तो ये फूड इंडस्ट्री हो गई ना, ये चाहे तो कंपनी बना ले। एक है केनेंस जो कि फ्रोजन फूड्स बेचता है, ऐसा ही है ना। अब इन दोनों में से किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी बात कर रहे हैं पहले उसको सामने लाएं, फिर देखें जो फ्रोजन फूड्स हैं, समझें इस बात को। फ्रोजन फूड्स हैं तो फ्रोजन फूड के लिए आप पहले ये जो भी है चिकन वगैरह लाते हैं उसको फ्रीज करते हैं, तो फ्रीजिंग इक्विपमेंट्स हैं। तसव्वुर करें कि अब अच्छा मैं आगे जाके बताऊंगा ना, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स, ये सब आते हैं, न्यूज़ भी और आपका स्टाइल भी, लाइफ स्टाइल भी, सब आ रहा होता है ऑडिट के अंदर। सिखाता हूँ कैसे। एक न्यूज़ चल जाए मार्केट में, एक न्यूज़ चल जाए मार्केट में कि फ्रोजन फूड खाने से बीमारियां होती हैं। फ्रोजन फूड खाने से बीमारियां होती हैं। आपको क्या लगता है ये जो केनेंस के जितने भी फ्रोजन इक्विपमेंट्स होंगे फ्रीज करने वाले, सब बर्बाद, इम्पेयर हो जाएंगे? तो मैं कोई नजूमी तो नहीं मैं बोलूँगा देख के ये एसिड इम्पेयर हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई हालात होंगे, कोई वाक़यात होंगे, बिजनेस को समझोगे तो तमीज़ तहजीब आएगी कि इम्पेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। क्लैरिटी है? चलिए एक और एग्जांपल क्योंकि मैं इंश्योरेंस का भी ऑडिटर हूँ, बहुत सारी कंपनीज का किया, EFE हो गया, जुबली हो गया, ये सारे ऑडिट किए मैंने। सुनना पता लगे एक शोशा चल जाए मार्केट में, भाई इस्लाम के पहरेदार सारे बाहर आ जाएं और बोलें ये हराम है जो कि है तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट हराम है और इस पर मुहिम चल जाए, लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि इंश्योरेंस हराम है, आपको क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी गोइंग कंसर्न के मसले आ गए? तो गोइंग कंसर्न के मसले सिर्फ किसी एक वजह से नहीं आते वजहें कुछ और भी हो सकती हैं। वो आपका जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट है वो भी होता है, ट्रेंड्स भी होते हैं। ट्रेंड क्या है कि एक ट्रेंड चल गया एग्जाम्पल है, अभी तुमने देखा यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स था एक, टाइगर रोड पे बंद हो गया, नहीं चला, क्यों? ट्रेंड। तो आपने ट्रेंड्स को भी फॉलो करना होता है। मतलब देखो कहने को तो बड़ा आसान है कि भाई ऑडिट कर रहे हैं, एक तमीज़दार ऑडिटर इन्वायरमेंट को बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करता है और देखता है उस इन्वायरमेंट में जो केयरफुली चीज़ें हो रही हैं उसका इस इदारे पे इम्पैक्ट। कबाबजी इस चर्च से अलग फ़ायदे में, सुनो वाकई, अब जो कबाबजी इसका ऑडिटर है ना उसकी एक्सपेक्टेशन होगी रेवेन्यू ऊपर क्यों कह रहा है वो कह रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी, आपने आई डोंट नो 5 फोर्सेस पढ़े नहीं पढ़े है ना, तो वो ये है कि भाई अप्लाई कर रहे हो, उसको बेनिफिट है, अवेल करो। क्लियर है?
चलें आज की क्लास में एक तो पहले ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देना था कि भाई ये, अब हम आते हैं तुम्हारी बुक के ऊपर, देखते हैं कि अगर मैं बुक को रीड करूं पर वो रेलेवेंट होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, सवाल में है या नहीं लिखा हुआ लिख सकते हो बिल्कुल, पर रेलेवेंट होना चाहिए, सही है। अब चलें, अब आगे सुनिएगा फोकस के साथ प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, अब हम कर रहे हैं बुक रीड। बुक में क्या लिखा हुआ है तो मैं बताता हूँ, मैंने पूरी एग्जाम्पल से कवर किया हुआ है। ये रहा, ये बुक के एक्सट्रैक्ट से जो मैंने पहला चैप्टर भेजा भी है, ये है आयजा 315 315 कहता है कि आपने रिस्क असेस करना है, सही है। मैंने बोला कैसे करना है, बोलता है बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। चलें जी, हमने कहा ये आ गया आयजा 315। फोकस होकर देखिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूं, अब क्लियर है। अच्छा भाई, हमने कहा टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर का मकसद है, इस आयजा के दुनिया में आने का मकसद है आइडेंटिफाई और असेस। आइडेंटिफाई का मतलब ये है, स्क्रीन लैग हो रही है, अभी देखें इंशाल्लाह नहीं होगी, अब सही है, अब सही है भाई, अब नहीं होगी, क्लियर है। कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसे ही बोल रहे हो, मतलब वैसे ही देख रहा हूँ इधर। अच्छा भाई इधर देखो, टू आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई करूँगा और असेस करूँगा। असेस का मतलब है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ होगा। पहले आइडेंटिफाई करूँगा, असेस करूँगा। आगे देखें, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मटीरियल गलती, वेदर या तो फ्रॉड से हुई हो एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, या तो पूरे एफएस में मसला होगा या किसी एक जगह मसला होगा। अजर्शन याद आ रहा है, अगर दावा, किसी दावे में मसला होगा ना, कंप्लीट है, ये है वो है, तो कहानी समझ आती है। अब ये इतने मुश्किल जार्गन है कि अगर मैं पूरी कहानियां नहीं सुनाता तो ये नहीं समझ आता। वो बोल रहा है कैसे होगा ये, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन्वायरमेंट, और फिर आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरनल। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा जो अभी मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये वाला, ये भी देखना बाकी, अलग चैप्टर है, एक वर्ड पे चैप्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इंटरनल कंट्रोल को समझते हो ना, तब भी आपको कुछ रिस्क पता लगते हैं। एक तो पता है क्या कह रहा है, आपने इदारे को समझा, इन्वायरमेंट को समझा, लॉज एंड रेगुलेशन को समझा, आपने ट्रेंड्स को देखा, आपको पता लगा कि यहां से ये चीजें यहां मसला कर सकती हैं। ये तो हो गया एंटिटी। और फिर बोलता है इंटरनल कंट्रोल को भी समझो तो तुम्हें रिस्क समझ आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, सिर्फ इस हद तक कि ये वर्ड समझ आ जाए, इंटरनल कंट्रोल्स। एग्जाम्पल, मैं अगर ARTD के कैश एंड बैंक का ऑडिट करने आया तो मैंने कहा मैं एंटिटी इन्वायरमेंट तो देखूंगा, पर यह देखूंगा कि इदारे ने खुद क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं, यानी खुद क्या पॉलिसीज बनाई हुई है गलती को रोकने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, मुझे कैश एंड बैंक का ऑडिट करना है और मुझे यह पता लगा कि यहां पे कैश सेफ लॉक्ड बॉक्स में नहीं रखा जाता, तो कंट्रोल वीक है। अच्छा, क्या ये आपको इन्वायरमेंट से पता लगा, इंटरनल कंट्रोल से पता लगा। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल, ARTD में कोई भी आए, मैं उसको उधार पे लेक्चर दे रहा हूं, उसको अब सुनना, अब ARTD की बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, रिस्क ऑफ बैड डेट है। मुझे, मैंने जब कहा किसी को भी दे रहा हूं तो मैं क्रेडिट असेसमेंट नहीं कर रहा, क्रेडिट असेसमेंट। अच्छा, अब ARTD की पॉलिसी हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, कहते हैं भाई बच्चा कमाता कितना है, इसके बाप कितना कमाता है, ये पूरी असेसमेंट करके दिया, क्या रिस्क कम हो गया? तो वो कहता ही है कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी लाइन आइटम आ रहे हैं, जितने भी लाइन आइटम आ रहे हैं उस सब पे कंट्रोल लगे हुए होंगे, क्योंकि इदारा खुद अपने चीज़ों की सेफगार्डिंग के लिए कंट्रोल लगाता है, और अगर वो कंट्रोल गायब है मतलब वहां पे रिस्क ज़्यादा है। तो अब एक होल बात समझ आ रही है कि हमें रिस्क कैसे पता लगेगा, जब मैं इदारे को समझूंगा, यस, इन्वायरमेंट को समझूंगा, यस, और इंटरनल। अब एग्जांपल, एक और चीज़, भाई एक वेयर हाउस है किसी कंपनी का, हमने बोला भाई ये एसेट्स चोरी नहीं हो जाए, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तुम्हारा दावा है, इस पर क्या कंट्रोल है? उसने बोला कैमरे लगाए हुए। अच्छा, हमने बोला कैमरे कहाँ लगाए हुए? वो लगे हुए। अब देखो कैमरा, देखो ये इसका मुंह कहाँ, इसके ऊपर है, देखो कैमरा, देखो ना, है नहीं है, ये कंट्रोल है,
कैमरा लगा हुआ है, लटक रहा है, उल्टा है, जमीन दिख रही है, सही है, बात समझो ना। अगर तुम इसके नीचे खड़े होकर देखोगे ना तो कुछ दिखेगा। अरे भाई सुनना, अब कहने का मतलब ये है, अब आगे की कहानी सिखा रहा हूँ, आगे आएगा ऑडिट में, ये पूरा गेम है, ये पूरी साइकिल एक ना, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, जैसे ईवाई में ऑडिट होता है वैसे ही सिखाऊंगा तुम्हें पूरी अप्रोच के साथ। कंट्रोल लगा हुआ है पर कंट्रोल का डिजाइन सही नहीं है, यानी कंट्रोल का मुंह जिस तरफ होना चाहिए था वहां नहीं है, ऐसा ही है ना। अब एग्जाम्पल है, नीचे अली भाई हमने बिठाए हुए गार्ड हैं, इनके पास गन नहीं है। उस दिन गली के कोने पे डकैती हो रही है, मेरा नया आईफोन 15 प्रो है, बताना था मुझे इसलिए, सुनो। अच्छा, अब वो ऐसी बात है, वो नया नया है, मैंने क्या किया, मोबाइल फेंका गाड़ी में, लॉक करके मैं ऊपर सीधा, मैंने कहा भाई सही है भागो, पहले तो निकलो, मैं देख लिया ना चोरी हो रही है। मैंने कहा अली भाई चोरी हो रही है, भाग जाओ। बोला मेरे पास गन नहीं है। अबे मैंने कहा भाई तू बैठे क्यों हो? बोला बाइक ही सीधा करता हूँ। मैंने कहा सही है भाई, ये भी सही है, मतलब हमने कंट्रोल लगाया हुआ है पर कंट्रोल फाड़े गए, भाई गन ही नहीं है उसके पास। फिर मुझे कहानियाँ सुना, बोला अच्छा उस दिन मैं इतवार को आया हुआ ना, थोड़ा सा नीचे धूप सेकने के लिए निकला, मुझे बोलते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी गोलियां चलाई है। मैंने कहा है ही नहीं, कहाँ चलाई है, कौन सी बंदूक है, चलाई कहाँ पे, इधर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई समझ ही नहीं, समझ के बाहर है वो बंदा। तो ये कंट्रोल्स है, बात समझ आ रही है? अच्छा तो खैर समझने की बात है, प्लीज सुनना। समझने की बात ये है कि अगर जिस एरिया पे कंट्रोल नहीं होंगे वहां पे आपका रिस्क ज़्यादा है। अच्छा मैं इस पूरी तफरी तो की मैंने, तफरी में एक लेसन है, लेसन ये है, इन ARTD anyone can come and attend a physical class, this will affect my completeness of revenue। अब ये किसी के दिमाग भी नहीं पहुंचे यहाँ तक। सुनो, मैं तो ऑडिटर हूँ ना, मुझे पता है मेरे एक्सपेक्ट्स कहाँ पर हैं, मैं तो एंटिटी हूँ। तो कहने का मतलब ये है भाई, हमने कंट्रोल लगाया है कि अनऑथोराइज बंदा एंटर ना हो, ताकि जो रेवेन्यू आना चाहिए वो पूरा आ जाए। तो क्या मेरे रेवेन्यू की कंप्लीटनेस का रिस्क है? डेफिनेटली यस सर है। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि रेवेन्यू की कंप्लीटनेस का रिस्क है? क्योंकि मैंने कंट्रोल्स को समझा। तो क्या ये बात मुझे कंपटीशन से पता लगी? कोई और फैक्टर है ही नहीं, कंट्रोल है। बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। अब इसको रीड कर लेते हैं। इंटरनल ऑडिटर यहाँ पे है ही नहीं। फीस तुम 15,000 देते हो, उसमें इंटरनल ऑडिटर भी रखूँ? वाह, तुम दो 50,000 रुपये फीस में इंटरनल ऑडिटर रखता हूँ। सही है, खुद करूँगा बैठ के नीचे ऑडिट इधर। यार ये तो गलत बात है ना। अच्छा अब ये कह रहे हैं सर दूसरे इंस्टीट्यूट में भी कोई भी बैठ सकता है ना फिजिकल? बैठ के दिखा दो बेटा। गार्ड वाकई चेक करता है कार्ड में, तो हाँ लाइब्रेरी में भी मेरे ख्याल से कार्ड बैठता है। एक बच्चा बता, तो लाइब्रेरियन भी कार्ड चेक करता है कि भाई है या नहीं है। एक आध बात तुम घुस गए तो घुस गए, यानी किसी फीमेल के साथ जाओगे तो तुम्हें जाने देगा, वह फैमिली है ना, जैसे हम वहाँ पे जैसे किसी भी उसमें जाते हैं। अच्छा मेरी वाइफ अंदर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं डॉल्फिन ना सैटरडे संडे मेरे ख्याल से फैमिली का है, ऐसा है ना सीन। मेरी वाइफ चली गई, मैं पार्किंग लगा रहा था, मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा। बोला किसके साथ आए हो? मैंने कहा फैमिली के साथ। बोले तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? मैंने कहा मतलब क्या है यार, ये क्या बात हो गई? फिर मैंने बेगम को कॉल की, मैंने कहा अपना पार्सल भी लाना, छोटा वाला कबीर उसके साथ गया अंदर। मैंने कहा आप सबूत मिल गया या निकाह नामा दिखाएं? तो फिर क्या समझने की बात यह है, कैसे नहीं घुस सकते आप। सही है ना? अच्छा भाई प्लीज, अब खैर ये तो होता रहता है ना। चलें, कबीर तो था ना वहाँ पे, दिखाया तो फिर जाने दिया। खैर पहले बताओ इंटरनल कंट्रोल की बात समझ आती है? तो हम ये भी सीखेंगे अपने ऑडिट के अंदर कि अगर कंट्रोल वीक होंगे तो आपके कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आइटम का मसला हो सकता है। क्लियर है? अच्छा अब इधर देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल thereby providing a basis for designing and implementing responses to। अब देखो पूरी कहानी। अच्छा ये इतनी सिर्फ ये दो पैरा समझाने के लिए ना इतनी मेहनत की इतनी क्लासों में। हमने क्या सीखा? हमने बोला कि भाई ऑडिटर सिंपल एक काम करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा किसको? रिस्क को। कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल। इनके जरिए उसको रिस्क पता लगेंगे, और रिस्क पता लगेंगे तो उसकी एक बुनियाद बन जाएगी कि काम क्या करना है और कहां करना है। क्लियर है? रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मैं रिस्पॉन्स बना पाऊंगा उस रिस्क के अगेंस्ट में जो मुझे पता लगे। किसको समझ के? एंटिटी, एनवायरमेंट और इंटरनल। अच्छा फिर मैंने कहा भाई अगर आप मुझे कह रहे हैं
एंटिटी और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लो, तो मैं किस किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लो? उसने कहा इंडस्ट्री की। अब गेम समझे, मैंने कहा इंडस्ट्री में किसकी? मार्केट एंड कंपटीशन। क्या मैंने सिखाया? साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी। एक तुम आइसक्रीम कंपनी का ऑडिट करने गए, सर्दियों में सेल डबल हो गई है, हो सकती है? नहीं। साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू एंटिटीज प्रोडक्ट, ये हमने बात की है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एनर्जी सप्लाई एंड, अगर एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो इसकी कॉस्ट भी ऊपर जानी चाहिए। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, किसी इंडस्ट्री में स्पेसिफिक मसला है, कोई केसेस चल रहे हैं तो हर कंपनी पे होने चाहिए। जैसे अभी मैं टेलीकॉम का ऑडिट कर रहा हूं ना, तो टेलीकॉम का ऑडिट का मतलब है किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी का। अब ये लोग क्या करती हैं, अपनी बाहर जो फॉरेन पेरेंट एंटिटीज है ना, उनको रॉयल्टी बेचती हैं। तो यहाँ पे एसआरबी कहता है उनको कि भाईजान आप उस रॉयल्टी पे सेल्स टैक्स लगा के उनसे रिकवर करें। ये लोग कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान का पार्टी नहीं है, ये लॉ किस पे लगता है? पाकिस्तान वाली पार्टी पे, तो वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस पे पंगा चल रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर टेलीनॉर का ऑडिट कर रहा हूँ तो यूफोन पे भी ये रिस्क है। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क की आगे और एग्जांपल्स दूंगा, क्लियर है? पॉइंट 4 कह रही है एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट। मैंने कहा भाई एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर आपकी एनर्जी की प्राइसेस मार्केट में, अब एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी सीमेंट बनाती है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए और मार्जिन्स क्या होने चाहिए? तो क्या नजूमी हो तुम्हें पता है? एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट को समझा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें कहीं ना कहीं कैसे एग्जांपल्स के तौर पर, देखो पेपर में क्या ये आया था, या इसके रिलेटेड सिनेरियो, पर बोलता है इसको समझ लेना, पर इसको समझने का इंपैक्ट क्या है वो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलें जी आगे। 5th पॉइंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। एक एग्जांपल दी मैंने कि मैं टेलीनॉर का ऑडिट कर रहा हूं, तो टेलीनॉर की एक पेरेंट कंपनी है बाहर, सही है, वो उसको रॉयल्टी पे करती है। आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है, या आपका जो भी सेल्स टैक्स अथॉरिटी है वो कह रही है कि भाई आप जो उसको इनवॉइसिंग आपको आती है उससे सेल्स टैक्स को काट लें, क्योंकि वो आपसे चीज़ें ले रहा है तो उसको जमा कराना चाहिए। हम कह रहे हैं भाई मैं उसको पैसे देते हुए पैसे उसको क्यों सेल्स टैक्स लगा के दूं, या जो भी है, वो तो पाकिस्तान का पार्ट है ही नहीं, समझ रहे हो? तो ये पंगा चल रहा है। तो अगर टेलीनॉर पे पंगा चल रहा है तो बाकी सब पे भी चलेगा, क्लियर है? एक और चीज़ प्लीज सुनना, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग याद है? अच्छा, अब मैं प्लीज सुनिएगा, टेलीनॉर एक्वायर नहीं हो गया बाय पीटीसीएल, एक्वायर हुआ नहीं है, ऑफर गई है। ये इन पर्सन एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, अभी इफेक्टिव कब होता है? जब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको ओके करे, एसएससीपी का अप्रूवल है, वो सारी चीज़ें, सही है? अबे साले ऑडिटर मैं हूँ, मुझे नहीं पता होगा। इधर चलें, फोकस होकर सुनना प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज फोकस के साथ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, चलो इंसिस्ट कर रहे हो तो इधर आपको मैंने अभी बोला कि आप लोगों को ये तो पता है ना कि डिसमेंटलिंग का प्रोविजन होता है। आगे सुने, डिसमेंटलिंग के प्रोविजन के लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं गया टेलीनॉर पे और मैंने देखा उन्होंने जो टावर्स लगाए हुए ना, उसके लिए जाहिर सी बात है उनके बाप के तो टावर नहीं है, मतलब जगह उनके बाप की नहीं है। जब वो यहाँ से दफ़ा होंगे तो उसको डिसमेंटल करके साफ सुथरा करके उठेंगे, क्या उसके ऊपर एक कॉस्ट आएगी? क्या वो लगाते वक्त हो गई थी? यस। तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया हुआ? नहीं किया हुआ। इन लोगों ने क्या किया हुआ? नहीं किया हुआ। अच्छा, मैंने कहा टेलीनॉर ने नहीं किया हुआ, तो क्या यही शक दूसरों पे भी होगा? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, क्लियर है? तो सेम नेचर की चीजें सेम नेचर पे सोचा जा सकता है, तो वो कह रहा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। मैंने बोला सीजनल में, मैंने आपको ये कहा कि भाई अगर आप आइसक्रीम कंपनी का ऑडिट करने गए हो तो आपको सर्दियों में दिख रहा है कि सेल 3 गुना हो रही है, तो कौन खा रही है? समझ के बाहर है, सही है? तो समझ नहीं आता ना, सीजन नहीं है, सही है? अच्छा भाई, ओके। पॉइंट नंबर 4 फिर पूछ रहा भाई 5वीं बार, अभी तो बताया एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट के, भाई एनर्जी जो सप्लाई आ रही है उसकी प्राइसेस क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं, तो आपका रिस्क क्या होगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपके मार्जिन्स क्या होने चाहिए? और अगर आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं तो दैट हैज टू बी जस्टिफाइड बाय इंक्रीज इन प्राइसेस, सेलिंग प्राइसेस। चलें, इंडस्ट्री का समझ आता है? अच्छा, आप रेगुलेटरी देख लें। अच्छा यार, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्रैम करना है, इसको क्रैम करना है। नहीं यार, सिर्फ रीड करना है। भाई क्रैम करना होता तो मैं पहले दिन पे ही लाता, भाग जाते तुम लोग यार। क्रैम नहीं करना है, इसको सिर्फ क्या करना है?
अंडरस्टैंड करना है। एक सवाल आया पेपर में अभी रिसेंट अटेम्प्ट में ना, उसने बोला कि भाई जब आप किसी इदारे की रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं तो आपको किस किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। वहाँ पे ये लिखना था इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, और उसमें दो एग्जाम्पल दे देना। तो भाई इंडस्ट्री में ये तुम 2-3 बार रीड करोगे तुम्हें याद हो जाएगा, क्लैरिटी है, तो इस हद तक करना है। अच्छा भाई इधर अब हमने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि भाई अकाउंटिंग किस तरीके की करते हैं ये और बाकी कंपनियां। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि अगर एक कंपनी एक नेचर की अकाउंटिंग फॉलो कर रही है तो उसी जैसी कंपनी दूसरी भी सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है इनकी। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ IFRS 9 तब तो सबने कर लिया जो क्लास ले रहा है, सही है। IFRS 9 में फेयर वैल्यू थ्रू OCI में, OCI का गेन कहाँ जाता है, OCI में, यानी फेयर वैल्यू गेन या लॉस कहाँ जाएगा, OCI में। PNL का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऐसा तो नहीं है इसके अलावा कोई अलग कर रहा हो, तो कह रहा है इसको समझने की नीड है, सही है। अच्छा अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर। पाकिस्तान के अंदर आपके पास सिर्फ IFRS के साथ साथ 5th शेड्यूल भी लगता है, तो आपने अपने IFRS के डिस्क्लोजर तो लगाने ही लगाने हैं। तो कह रहा है ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब देखो लिखा हुआ है फॉर अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री। आपको पता है बैंक्स के अकाउंट बैंकिंग के IFRS के हिसाब से नहीं बनते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो क्या है, रेगुलेटेड इंडस्ट्री की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर, उसके डिस्क्लोजर स्पेसिफिक हैं, क्लैरिटी है। चलें जी, इसके बाद क्या है, लेजिस्लेशन रेगुलेशन दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एंटिटीज ऑपरेशन। अब जैसे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने कहा आपने मुझे इतनी रॉयल्टी देनी है, तो क्या ये स्पेसिफिक रेगुलेशन हो गए, स्पेसिफिक हो गए ना। क्या ये सब पे अप्लाई होते हैं, उस पे होते हैं। SECP इंश्योरेंस कंपनीज को कह रहा है कि आपने मुझे एनुअल सुपरविजन फी देनी है। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक टू दी एंटिटी हो गया, क्लैरिटी है। यानी लंबी किए बगैर इसमें तुम सिर्फ यही याद रखो कि तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो भी कायदे कवानीन इस इदारे पे लग रहे हैं उन सब की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए और वो सब की नॉलेज तुम्हें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से मसले निकलेंगे। अच्छा मैंने तुम्हें बैंक की एग्जांपल दी थी ना, कैमरा ना होना, ATM में पैसे ना होना, ATM का फेल हो जाना, सब किसके ऊपर जाता है, पेनल्टी। तो वगैरह इसलिए इनको समझना। टैक्सेशन कुछ बताने की नीड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट बैन लगा दे इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, तो वो सारी चीज़ें भी सवालात में थी। इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री। अच्छा इन्वायरमेंटल लॉ आ गया, क्या पॉल्यूशन नहीं कर सकते, जितना पॉल्यूशन करेंगे कार्बन एमिशन करेंगे उतनी फीस देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इस बात की निशानी है कि जो भी लॉज एंड रेगुलेशन में चेंजेस होंगे वो आपके इदारे को पर रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन नहीं तो टैक्सेशन में टैक्स वाला अपने हिसाब से टैक्स लगाएगा। अब सुपर टैक्स आ गया उसने नहीं लगाया भाई, उसको कौन बोलेगा। मैं तो एग्जाम्पल भी दी थी बाकायदा कि मुझे रिस्क था कि सुपर टैक्स नहीं लगाया होगा, मैंने लगवाया था और उसने जानबूझ के, आपको पता है डेफर्ड टैक्स भी उस पर ही बुक होना था क्योंकि अब फ्यूचर में सुपर टैक्स तो लगेगा ही ना। आई वॉज द वन जिसने ये पॉइंट उठाया था। मैंने कहा भाईजान आपने करंट टैक्स तो बुक कर लिया, डेफर्ड टैक्स भी तो पूरे रेट पे बुक होगा ना, क्योंकि आगे जाके उसकी रियलाइजेबिलिटी भी उसी रेट पे होगी, क्लियर है। अब ये कह रहा है अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये देख लो खाली एक बार, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग और इन्फ्लेशन। और जनरल तो पता होना चाहिए ना आपको कि डॉलर कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग बताना जल्दी, अगर इंपोर्ट में इन्वॉल्व है और एक्सचेंज रेट ऊपर गए, एक्सचेंज रेट मेरा मार्जिन कम होना चाहिए ज़्यादा, तो ये कब पता लगेगा, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओवरऑल ये मेरे लिए फजूलियात है, आपकी बुक में है, आपको याद करना चाहिए, आपको रीड करना चाहिए, याद नहीं कहूँगा रीड करना चाहिए, इसलिए कि अगर हल्का सा पूछ ले कि किस किस चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो ये लिख पाओ। जल्दी बताओ, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। 4 एग्जाम्पल याद करने लगा, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा तुम्हें इसमें कुछ करने की नीड नहीं है भाई, क्लैरिटी है, पक्की बात है।
इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह नई चीज़ शुरू करते हैं। सही है, ओके।